बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट की बात करें तो आजकल ओबियसली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। एशेज़ की पहले बात कर लेते हैं। जिस तरह हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी डोमिनेंस कंटिन्यूसली दिखाता चला जा रहा है और इस तरह 3-0 से उनकी बढ़ती थी। चौथे टेस्ट मैच के अंदर भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रिप है। इसी तरह भारत की और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जारी है, 1-1 से बराबर हो चुकी है। एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के हवाले से अगर बात करें तो न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त हो गई है बांग्लादेश की तरफ। जो पहली विक्ट्री उन्होंने हासिल की टेस्ट मैच के अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें थी कि उन्होंने न्यूजीलैंड में जाके ये विक्ट्री हासिल की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये न्यूज़ थी क्रिकेट के हवाले से। इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से बात करें तो सप्लीमेंट्री जो थी ड्राफ्ट वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसमें भी जो पिक्स थी टीम में वो अपनी कर चुकी हैं। और जैसे हम जानते हैं कि पीएसएल का बाकायदा आगाज़ 27 जनवरी से होगा। इस पे बात करने के लिए ओवरऑल क्रिकेट और स्ट्रक्चर के हवाले से और कौन होगा पाकिस्तानी टीम का नया कोच, हमारे साथ जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है। मैं तो उनको उस्तादों का दर्जा देता हूँ क्योंकि हम जब इस फील्ड में आ रहे थे तो बहुत कुछ उनको सुना, देखा और उनको फॉलो करते हैं। हमारे साथ आज शो में मौजूद है द वन एंड ओनली लेजेंड वहीद खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम सलाम। भाई बहुत तारीफ करती है आपने। नहीं, ये मतलब रियलिटी है सर। आपकी तरह ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको माशाल्लाह जब हमने स्टार्ट किया जर्नलिज्म और इस फील्ड में आना चाहा तो आप एक दो लोगों में से थे जिनको हम फॉलो करते थे। मैं पर्सनली ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि माशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखा और अभी भी आप जैसे लोगों से हम रहनुमाई लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं। और मेरा ख्याल है थैंक कि यू सो मच, थैंक यू सो उस्ताद को मच, उसकी थैंक यू सो वैल्यू देंगे तो फिर आप ज़्यादा सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, आपने हमें टाइम दिया सर। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन को वेरी मच। आगे क्रिकेटिंग बात करने से पहले मैं थोड़ा आपके हवाले से भी बात करना चाहूँगा क्योंकि आप हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं। तो क्यों ना पहले स्टार्ट आपसे से किया जाए। आपने कैसे इस फील्ड को चूज़ किया? कैसे आपको ये माइंड के अंदर अप्रोच आई कि मैंने एनालिस्ट बनना है और या एंकर बनना है और इस क्रिकेट ही मेरी लाइफ है? उस हवाले से ज़रूर आज हमारे साथ शेयर करें। जरूर। मतलब मेरा हमेशा से जब से हो मतलब कैसे को बोलते हैं टीनेजर्स ईयर में आया था तो क्रिकेट का शौक था और मुझे इसमें जर्नलिज्म का बहुत शौक रहा, दोनों चीजों का शौक रहा। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि दोनों ही चीजें मिल गई आपस में। और काफी अर्से तो मैं मतलब प्रिंट मीडिया में रहा, तकरीबन 15 साल मेरा न्यूज अखबार के साथ, फिर रॉयटर्स में रहा काफी अर्से। उस आई केम इनटू मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन 2007। अच्छा। और उसके बाद से फिर मुझे बड़ा मजा आया जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मतलब शोज होस्ट करना और एक्सपर्ट बैठना वगैरह इस टाइप की चीजें। तो बस एक ऐसा सफर रहा कि आई एम वेरी लकी इन द सेंस के प्रिंट मीडिया भी देख लिया, इंटरनेशनल वायर एजेंसी में भी काम कर लिया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी करके देख लिया। और अब मैं अपना खुद यूट्यूब चैनल चलाता हूँ क्रिकेट का। तो लाइक मीडिया में जो भी रिलेटेड फील्ड है वो सारी करके देख ली है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब में ही एक हद तक काफी कामयाबी मतलब अल्लाह ताला ने नवाजा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, उसमें आपकी जो रिकग्निशन बनी थी ना, आप एक शो करते थे बड़ा इनिशली जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने बूम की तरफ आया ठंडा गरम के नाम से, तो आपको उसमें बड़ा एक वैल्यू दी जाती थी। आपके जो तबसरे थे बड़े वो हॉट किस्म के, बड़े वो वाइब्रेंट किस्म के आपके एनालिसिस होते थे। तो उसकी मेमोरी भी अगर शेयर करना चाहें आप। वो शो जो था ना, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स ऑफ माय लाइफ। काफी अर्से वो चला वो शो जी जो सुपर पे। और उसकी आई थिंक जो कामयाबी का राज था जरूर वो ये था कि इट वाज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। मतलब आप 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा हम नहीं करते थे। और उसमें हम कोशिश ये करते थे कि सारे इश्यूज को, जो उस दिन के इश्यूज होते थे, कि हफ्ते में शायद वी वर डूइंग इट 4 और 5 टाइम्स अ वीक। तो वी वर डेली बेसिस पे हम कवर करते थे। एंड वाज वेरी लकी कि मेरे साथ हमारे भट्टी थे जो कि खुद जी। भी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है। तो हम दोनों ही मतलब क्योंकि साथ साथ रहे हैं फील्ड में जर्नलिज्म के, एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो एक हमारी केमिस्ट्री डेवलप हो गई वहां पर। और प्लस आपको पता है कि कोई भी चीज होती है उसमें कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब दो सीनियर लोग साथ बैठे हो तो कंटेंट का कोई मसला होता नहीं था। हम लोग आपस में वी ऑलवेज न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट वाज नॉट हैपनिंग। फिर अंदर की खबरें बड़ी मिलती थी सही। और बेबाक किस्म के तबसरे होते थे। और उस शो का जो फॉर्मेट था वो ऐसा था कि मतलब वी शुड डिफर ऑन इश्यूज। तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था और बड़े मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया शो को। तो वही भाई, क्या और आप एक तो रियलिटी में बड़ा भी? मजेदार किस्सा हुआ था क्योंकि शो का नाम ठंडा गर्म था। तो हम एक, मैं और भट्टी एक हाँ जी, ऐसे ही। किसी एक वेडिंग नहीं, वो रिसेप्शन पे हमारी गए थे। हमारी मेमोरी तो में अभी भी जो बड़ा हमारा वो। दोस्त था जी
उसकी उसकी वाइफ आई और वो जो दोस्त था हमारा, वो तो खैर हमें जानता था, बड़ा फैन था वो। तो उसने बड़े मतलब जो है ना खुश होकर अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया कि इनको जानती हैं आप, ये दोनों मतलब जो है ठंडा गर्म शो करते हैं। तो उसकी वाइफ ने कहा कि ये कुकिंग शो कब आता है? तो मतलब नाम ही ऐसा था, ठंडा गर्म। ठीक। लेकिन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट शोज आई हैव डन एंड आई रियली एंजॉयड इट। मतलब क्योंकि लोगों को पसंद आता था, तो इसलिए मजा आता था शो करने का। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं, क्या रियलिटी में भी आप वाकई गर्म है, या मिजाज कैसा है आपका, अग्रेसिव है या नहीं रियलिटी नहीं, में मैं तेज है? आई डोंट थिंक आई एम दैट, मतलब वो मेरी नेचर नहीं है। लेकिन हाँ, लाइक जैसे हर इंसान का होता है कि अगर कोई गलत चीज हो रही होती है तो आई टेंड टू लूज माय कूल अ बिट। लेकिन ऐसा बिल्कुल मैं नहीं हूँ। बल्कि मुझे लोग जब मिलते हैं तो वो यही कहते हैं रोहित भाई आप बहुत ही मतलब डिफरेंट है, मतलब जो आपको देखते हैं टीवी पे, आप इतना सॉफ्ट स्पोकन है और इतना मतलब आप में ह्यूमिलिटी है। राइट। और हम तो समझते थे पता नहीं आप कितने गुस्से वाले होंगे, तो मैंने कहा नहीं यार, इतने गुस्से वाला मैं नहीं हूँ। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र ये जरूर कि बिकॉज क्रिकेट इतने सालों से कर रहे हैं, इतनी इन डेप्थ, मतलब उसके बाद को फॉलो किया क्रिकेट को, तो उसमें ये होता था कि मैं और बट्टी जब डिस्कस करते थे तो बहुत उसमें रवानी होती थी और बहुत उसमें एक जी। कंटेंट स्ट्रांग होता था। तो दैट इज व्हाई द शो वाज सो पॉपुलर। चले माशाल्लाह, हम जानते हैं आपको जो पर्सनली कि आप कितने हम्बल है माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ी क्रिकेटिंग बात भी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं इस रजीम के बारे से बात करना चाहूँगा। आपने माशाल्लाह काफ़ी अदवार देखे और तमाम चेयरमैन को भी बड़ा क्लोजली आपने मोनिटर किया, और अभी रिसेंटली जो अभी चेयरमैन एहसान मानी का और वसीम खान की बात करें, उनके भी आपने इंटरव्यू भी किया, आपने बड़ा वो फेमस इंटरव्यू भी रहा वसीम खान का, खासतौर पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो आप प्रीवियस रजीम को इस रजीम के साथ कैसे देखते हैं कि वो कैसा काम करके गए, और अभी जो रमीज़ राजा आ चुके हैं और वो जितने एग्रेसिव किस्म के डिसीजन लेते चले जा रहे हैं, नई चीज़ें कर रहे हैं, तो दोनों का आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? अब बहुत फर्क है दोनों में, जरूर इसलिए क्योंकि एहसान मानी मतलब क्या कहते हैं एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर थे, आईसीसी में रह चुके थे, आईसीसी के हेड भी रह चुके थे वो। तो ही और बहुत सीजन्ड, मतलब वो एक दूसरी फील्ड्स में भी वो काफी बहुत सारी कंपनीज के बोर्ड्स पे भी बैठते हैं, कंसल्टेंट भी रहे वो। तो वो एक डिफरेंट नेचर थी उनकी, बिल्कुल वो बहुत सोच समझ के और बड़ा मतलब कदम रख रख के जो है वो फैसले करते थे। वसीम खान बिकॉज ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, तो उनको टाइम लगा थोड़ा समझने में हमारा कल्चर, क्रिकेट का कल्चर कैसा है और क्या यहाँ पर सिलसिले है। लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट कि वसीम खान का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि बिकॉज ही वाज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, लाइक इन दैट सेंस कि वो आए थे यूके से, तो वो बहुत सारी चीजों में उनको लोग मिसगाइड भी करते थे, मिसलीड भी करते थे और वो सुन लेते थे कि उनको खुद नहीं पता होता था कि इंटरनली क्या मसले मसाइल है। लेकिन आई जस्ट फील कि चाहे वो एहसान मानी हो, चाहे वसीम खान हो, चाहे रमीज राजा हो, जरूर जो सबसे बड़ा मुझे जो लगा कि जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो इन्होंने डिपार्टमेंट्स का रोल खत्म किया क्रिकेट के अंदर, और अब जो कोशिश की जा रही है दूसरे स्पोर्ट्स में भी खत्म करने की, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब इन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए थी कि यार क्रिकेट, पाकिस्तान इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज। आप डेवलप कंट्रीज से हमारा मुआवजा नहीं कर सकते। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स का, इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है स्पोर्ट्समैन को जॉब्स देने में, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने में, उनका फ्यूचर स्टेबल रखने में। और बड़े अच्छी अच्छी टीम्स थी क्रिकेट की, मतलब बहुत जबरदस्त टीम्स थी, चाहे वो नेशनल बैंक ले लें, यूबीएल ले लें, हैप्पी बैंक ले लें, स्टेट बैंक ले लें, पीआई ले लें, रेलवेज ले लें, वापडा फॉर दैट मैटर। तो इनका जो रोल खत्म किया गया है उससे बहुत नुकसान हुआ, और मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन जो है ना, बोर्ड को रियलाइज होगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसलिए कि अभी तो बोर्ड अपनी जेब से चला रहा है, जो भी कर रहा है अपनी जेब से दे रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि सीधी सी बात है कि जितना खर्चा हो रहा है डोमेस्टिक पे, उतना बोर्ड ज्यादा अरसे बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। और स्पॉन्सरशिप अभी तक मिली नहीं है जिस तरह ये सोच रहे थे कि हमें स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। ये जो 6 इन्होंने प्रोफेशनल टीम बनाई है। दूसरी चीज ये है कि 6 टीमें फर्स्ट क्लास खेल रही है, जो कि बहुत कम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो बहुत टैलेंट हमारा जाया भी हो रहा है। तो आई थिंक ये एक बड़ा मतलब समथिंग विच शुड नेवर हैव हैपेंड। और अगर थोड़ा सा आपको फाइन ट्यून करना था तो आप फाइन ट्यून कर लेते हैं, लेकिन खत्म नहीं करना चाहिए था डिपार्टमेंट। अच्छा भाई साहब, मैं यही जानना चाह रहा था, थोड़ा सा जरा फास्ट चल रहे हैं और तेजी से चल रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि मैंने जो उनका एक एसेस किया है वो ये किया है कि आई डोंट थिंक कि अभी तो खैर क्योंकि पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही है माशाल्लाह से, वर्ल्ड टी20 में भी हम सेमीफाइनल में खेले, तो अभी उनपे इतने क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है, कोई नेगेटिव कैसे बोलते हैं पब्लिसिटी उनको नहीं मिली है। लेकिन आई स्टिल गेट द फीलिंग कि जहां कोई ऐसा ऊपर नीचे हुआ, कोई डिसीजन गलत हुआ है, अब उनको ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, तो आई डोंट नो कि वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे फिर।
अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा डिपार्टमेंट की तरफ भी बात करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरह कहा कि अभी क्रिटिसिज्म हुआ नहीं, बट दो तीन चीज़ें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे हमने देखा कि न्यूजीलैंड 11th आवर पे वापस चला गया, और इसी तरह हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के भी कुछ प्लेयर का कोविड पॉजिटिव निकल आया। तो इसी रजीम, इसी दौर के अंदर हुआ ये दोनों मसले। अब न्यूजीलैंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेरा मानना ये है कि किसी ने कम्युनिकेशन गैप था न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट के साथ। तो पीसीबी हुकाम की वो कहीं ना कहीं जो ब्रिज का रोल प्ले करना था, उन्होंने उनको कंफर्ट जोन देना था या उनसे बात करनी थी, कहीं वो मिसिंग थी, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकी और वो छोड़ कर चले गए। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ का अगर आप दौरा रख रहे थे तो आपको मालूम होना चाहिए था कि वो कमर्शियल फ़्लाइट में ट्रैवल करके आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कोविड होने की, वेव आ रही है, 5th वेव की बात करते हो, ओमिक्रॉन की, या दूसरी पॉसिबिलिटी। तो आपको प्लान इसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए था कि आपने पूरे साल के अंदर सिर्फ 6 ODIs खेले और 2 आपकी मेजर जो सीरीज थी वो आपकी कंसल्टेशन में चली गई। तो आप कैसे क्या समझते हैं इसके लिहाज से कि इस रजीम के अंदर अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? और जिस तरह अभी अब तीसरी बात अभी हम कर रहे हैं कि PSL होने जा रहा है, इस पर भी डिटेल में आपसे मैं बात करूंगा। उसमें भी साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने कह दिया कि हम अपने प्लेयर नहीं भिजवा रहे, और हमने ये भी अनाउंस कर दिया कि तमाम का तमाम PSL पाकिस्तान में किया जाएगा, और ये वेव जो है काफ़ी सेवेरिटी के साथ आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह आपने कहा कि चेयरमैन एहसान मानी जो थे वो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ से बड़े स्ट्रॉन्ग थे, तो आप इन कंपैरिजन अगर रमीज़ राजा को देखते हैं एज ए चेयरमैन, तो आपको क्या लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने ही वाइब्रेंट, उतने ही बेहतर हैं जितने वो थे, या ये उससे बेहतर हैंडल कर सकते हैं? नहीं, वैसे अगर आप देखें ना जरूर, तो इवन एहसान मानी के टाइम पे भी बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर हुआ था जब लास्ट PSL जो कराची में कराया गया था और वहां पर जो ब्रीचेस हुई थी बायोसिकर बबल की, तो उसके बाद फिर उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ा, फिर बाद में वो यूएई ले जाके कंप्लीट कराया गया। तो ऐसा नहीं था कि कोई एहसान मानी फ्लॉलेस थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन देखिए न्यूजीलैंड का जहां तक आप कह रहे हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई अग्री विथ यू कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड को कोई थ्रेट आया भी था, कोई मसला था भी था, तो उसका तरीका ये नहीं था कि बिगर बताए हुए बस आप निकल जाओ वहां से। मतलब आप कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि यार ये मसला आया है, इस वजह से हम जा रहे हैं। या तो ये है कि उन्होंने किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें नहीं बता रहा, पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें नहीं बताया हमें कि क्या मसला हुआ है। लेकिन इट वॉज वेरी स्ट्रेंज द वे इट वॉज डन के, इसलिए क्योंकि देखें अगर उनकी इंटेंशन नहीं होती खेलने की तो वो आते ही नहीं इधर। ठीक, उनकी इंटेंशन तो थी खेलने की जब भी वो आए इधर, लेकिन जिस तरह से वो गए हैं अब्रप्टली, वो बड़ा स्ट्रेंज था। ऑन द डे ऑफ द मैच 2 घंटे पहले मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं जी हमने नहीं खेलना। उनकी प्राइम मिनिस्टर ने तक कह दिया कि नहीं जी वो टीम वापस आएगी। तो यस, आई टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई टेंड टू एग्री कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन ये चीज ऐसी है जरूर कि आई वोंट ब्लेम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर इट, इसलिए क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में होती नहीं है। ये ज्यादा बेहतर होता गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हैंडल अगर ये हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। वेस्ट इंडीज का यस, आई थिंक कोविड-19 की वजह से जो तरीकेकार है वो यही है कि आप मतलब जितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप टीमों को, अगर टीमें आ रही हैं तो आप उनसे कहें कि भाई आप एक्स्ट्रा प्लेयर साथ रखें अपने। इसलिए क्योंकि अगर कोविड-19 के केसेस होते भी हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में भी ये चीज तो आती जा रही है कि कोविड केसेस होने के बावजूद भी सीरीज कंटिन्यू कर रही है, जैसा भी एशेज है ये भी कंटिन्यू कर रही है। हालांकि प्लेयर्स के भी कोविड केसेस आए हैं, कोचेस के भी आए हैं, सपोर्ट स्टाफ के भी आए। तो आई थिंक ये तो एक रियलाइजेशन है कि अब कोविड के केसेस होंगे भी तो क्रिकेट ने चलना है। तो उसका एक तोड़ यही था कि वेस्ट इंडीज से आप कहते हैं कि ज्यादा प्लेयर्स लेके आओ, लेकिन वो मसला यही था कि वो वेस्ट इंडीज की जो टीम आई थी वो ऑलरेडी इतनी वीकेंड थी और इतनी अंडर स्ट्रेंथ थी कि वो कहां से वो प्लेयर लेके आते हैं। तो देखिए रमीज इज एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज एहसान मानी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनको इतना एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि वो पहले सीईओ रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बट कंपेयर टू एहसान मानी ही स्टिल वेरी इनएक्सपीरियंस्ड। तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। But like I said, I just want to see how he functions when the Pakistan team is not doing well or when there are problems, when there are issues. वहाँ हमने देखना है कि वो कैसे फंक्शन करते हैं। जो PSL की आपने बात की, this is going to be a test case for him. इसलिए क्योंकि कोविड के केसेस तो बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन अब होना तो है PSL, तो वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस विल बी हिज रियल टेस्ट। चलें अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके मैं PSL और डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से आपसे बात करूंगा। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। वहीद भाई से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से। अच्छा सर, उसमें ये कारदार साहब ने इंट्रोड्यूस किया ये सिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव यही था, जो मैंने जितना स्टडी किया क्रिकेट को और देखा कि उस टाइम के अंदर भी ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म होने जा रही थी, ऑब्सोलीट हो रही थी। तो उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया, प्रिपेयर किया कि तमाम डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से लड़कों को जॉब सिक्योरिटी मिली, पैसा आया, स्पॉन्सरशिप आए, और एक पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम फ्लरिश किया जिसने आपको कई डेकेड्स तक सर्व किया। और तमाम जितनी भी हम लॉट की बात करते हैं, जितने भी सुपरस्टार की बात करते हैं, जितने भी हमने टूर्नामेंट जीते, बड़े वर्ल्ड कप की बात कर ले, सारे इसी लॉट की पैदावार है। अब जैसे सडनली आपने एक ऐसे क्राइटेरिया को मीट करने की कोशिश की जो कि डेवलप कंट्री की तरफ है, आपने भी जैसे बात की। अब उनकी पॉपुलेशन की सबसे पहले वाले से बात करना चाहूँगा। वो 5 लाख 6 लाख, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की तो खैर बहुत ही कम है, तो उनमें सिस्टम राइज है। अब टीमों की भी जैसे हमने बात की कि 6 टीमों को इतने बड़े कंट्री के लिए ये नाजायज़ बात है कि इतना 192 के एम्बेट के अंदर इतना ज़्यादा सिस्टम को छोड़ के आप लड़कों को डालना। सेकेंडली, जितने लड़के जॉबलेस हुए उनकी एक बंदा इंडिविजुअल नहीं है, वो पूरी फैमिली को रन करता है। तीसरा ये है कि वो लड़के अब जो क्रिकेट से अब दूर चले गए हैं, वो क्या करेंगे ये नहीं समझ आ रही। चौथी चीज़ ये कि नए लड़कों के लिए आपके लिए मोटिवेशन क्या होगी, क्योंकि ये 192 लड़के तो मेरा मानना ये आपको 2 साल 4 साल 5 साल शायद सर्व कर जाए। पीछे से जो नई पौध आएगी वो सिर्फ क्लब क्रिकेट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कोई नीचे आपका सिस्टम तैयार नहीं होगा। तो आप इस सारे सिस्टम को कैसे देखते हैं? क्या हम इसको अगर वेट कर लेते हैं, पहले प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉपर सिस्टम, PSL के साथ हम दोनों को चला लेते, इधर से हम डिपार्टमेंट को भी चलाते, साथ रीजनल सिस्टम को भी चलाते, और फिर लेटर ऑन जब ये प्रॉपर डेवलप हो जाता आफ्टर 4-5 ईयर या 6 ईयर के बाद, तो फिर इसको लॉन्च कर देते। तो कैसे ओवरऑल आप समराइज करते हैं इसको? नहीं, मैं तो पहले भी ये कैच को इरफान के मेरे हिसाब से जल्दबाजी की गई थी। इस पे थोड़ा सा अगर आपने चेंज भी करना था अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली आपने जैसे 6 प्रोविंशियल टीमों को करना ही था, तो आप एक अलग टूर्नामेंट करा लेते हैं। और इससे पहले हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफा ये 6 प्रोविंशियल टीमों का टूर्नामेंट हो रहा है। पेंटागलर कप वगैरह होता था, इट्स नथिंग न्यू। तो ये आप पहले करके देखते कि भाई क्या इसका मतलब रिजल्ट आता है, डिपार्टमेंट्स वगैरह आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा ना इरफान, इसमें सबसे बड़ा जो इश्यू है, जो मैं भी समझता हूँ, वो यही है कि आपके पास जितना टैलेंट है उसको मौके नहीं मिलेंगे खेलने के। आज नहीं तो फिर 2 साल डाउन द लाइन, 3 इयर्स डाउन द लाइन ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। आपको टीमें इंक्रीज, या तो फिर आप टीमें इंक्रीज करें, मतलब मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 12 टीमें हैं फर्स्ट क्लास नॉन फर्स्ट क्लास मिला के, लेकिन फिर आप फर्स्ट क्लास की अगर बात करते हैं तो फिर या तो आप टीमें इंक्रीज करें। लेकिन क्योंकि टैलेंट हमारे इतना है, इतना क्रिकेट खेली जाती है पाकिस्तान में, आप कहीं भी चले जाए पाकिस्तान में, यू गो टू द नॉर्थर्न एरिया, तो आप देख लें कि ट्राइबल मतलब रीजन से, ट्राइबल एजेंसी से कितने लड़के आ रहे हैं क्रिकेट जो खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान टीम से भी खेल रहे हैं। तो क्रिकेट तो हर जगह खेली जाती है पाकिस्तान में, तो हमारे टैलेंट की तो कमी होनी नहीं है कभी भी। तो आई थिंक थोड़ा सा ये मतलब वो क्या कहते हैं कि एक आदमी की मतलब आप कहें कि जिद पे ये चेंज किया गया सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया गया। एंड आई वाज अ बिट सरप्राइज, इसलिए कि मुझे याद है कि जब एहसान मानी का हुआ था कि हाँ भाई ये चेयरमैन बनेंगे, तो मेरी उनसे एक प्राइवेट कन्वर्सेशन हो रही थी। तो मैंने उनको कहा था मानी साहब, ये डोमेस्टिक का जो डिपार्टमेंट्स का है, ये तो मतलब बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो मतलब मैं होने नहीं दूंगा ये, क्योंकि आई नो कि डिपार्टमेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाद में ही ऑल्सो जस्ट मतलब एक्सेप्टेड व्हाट वाज सेड कि जी ये करो, तो उन्होंने कर दिया। तो आई थिंक इसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस आपको फील होंगे, बिल्कुल होंगे, और आज नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि क्या गारंटी है इरफान के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा? आप मुझे बताएं, क्या गारंटी है इस चीज की? मतलब जो हालात चल रहे हैं इस वक्त कोविड की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से, अब प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम चल रही है। तो इज देयर एनी गारंटी कि आपके पास हमेशा पैसा रहेगा, हमेशा आप करोड़ रुपया लगाएंगे डोमेस्टिक में? तो बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज देयर टू रन क्रिकेट इन पाकिस्तान इन द सेंस कि वो सुपरविजन, उनका सुपरविजन रोल है, सुपरवाइजरी रोल है। ये थोड़ी है कि वो खुद हर चीज में पैसा खर्च करे। तो आई थिंक ये सिस्टम लॉन्ग टर्म इज नॉट गोइंग टू बी फीजिबल एट ऑल। और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं आपको बिल्कुल फील होंगे, चंद फ्यू इयर्स डाउन द लाइन आप देखिएगा फर्क पड़ेगा। और अभी देखें, ये जो लड़कों को जो अभी जो चीजें इन्होंने की हैं, स्टार्ट की हैं, 5 स्टार होटलों में ठहराना और ट्रैवलिंग और एक VIP मतलब लाइफस्टाइल, यार आप ये सब अभी कर रहे हो, लेकिन कैन यू मेंटेन इट? कैन यू सस्टेन दिस सिस्टम?
कैन यू डू इट ऑलवेज? आपको ये चीजें सोचनी चाहिए, पहले सोचनी चाहिए थी करने से पहले, क्योंकि कल अगर ये चीजें आप नहीं सस्टेन कर पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? फिर ये लड़के क्या करेंगे? फिर ये लड़के मतलब किस तरह से एडजस्ट करेंगे बाद में वापस अपना मतलब दूसरे तरीके कार को? तो मुझे ऐसा कहीं फील आई कि बिगर सोचे समझे ये चीज की गई, और इसका जो मतलब जो इसका जो फॉल आउट है वो आपको नजर आएगा आगे चल के। इसलिए बिल्कुल ठीक। क्योंकि एक चीज सबसे मतलब इस इशू पे इरफान, जो एक सबसे मेन चीज है वो ये है कि आप मुझे बता दें, क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट डिपार्टमेंट्स खत्म करके कोई हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है? क्या कोई ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट हमने प्रोड्यूस कर दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा जो अभी रिसेंटली इस वीक में अवार्ड्स दिए गए प्लेयर्स के हवाले से। पीसीबी ने वर्चुअल ओबियसली अवार्ड सेरेमनी की क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने किया। उसमें कुछ नाम प्रोमिनेंट बात करें तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया हसन अली को, शहीनशाह अफरीदी को बेस्ट स्पेल के तौर पे दिया गया, और उसमें फिर रिजवान को बेस्ट टी20 प्लेयर, बाबर को बेस्ट ओडीआई प्लेयर का दिया गया, वसीम जूनियर को इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी में दिया गया। तो इन सारे अवार्ड्स के अंदर आपको लगता है कि किसी के साथ अनजस्टिस हुआ या कोई दूसरा प्लेयर ऐसा था जो डिजर्व करता था? अगर उस पर कुछ कहना चाहें आप। आई डोंट थिंक सो इरफान की किसी इंटरेस्ट हो। यही प्लेयर्स थे जो आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थे। हाँ, ये जरूर मुझे हैरत हुई, और ये पीसीबी को भी सोचना चाहिए कि मतलब साहबजादा फरहान को आपने बेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर का अवार्ड दिया, और उस वक्त दिया आपने अवार्ड कि जबकि कुछ दिन पहले ही उसको पीएसएल ड्राफ्ट में किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया था। आज उसको गालिबन कराची की हाँ, आज पिक हो गया वो कैटेगरी में पिक जी। किया है। लेकिन लेकिन मतलब बात यह है कि यार, एक प्लेयर आपका अगर बेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर है, डिक्लेयर हुआ है, 1800 साढ़े 1800 रन उसने किए हुए हैं, तो हाउ कैन ही नॉट बी इन मतलब पीएसएल फ्रेंचाइज? मेरी नहीं समझ में आता कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। बहरहाल अब इसको ले तो लिया है सप्लीमेंट्री मतलब कराची किंग्स ने, लेकिन आई डोंट थिंक ये अवार्ड जो है इसमें कोई ऐसी कोई चीज थी, क्योंकि आई थिंक अगर आप पूरा साल देखें ना इरफान, तो शाहीन हो गया, रिजवान हो गया, बाबर हो गया, तीनों, और हसन भी, ये चारों ने इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं कि मतलब कोई इनके करीब भी नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, फवाद का आप कह सकते थे कि भाई फवाद शायद टेस्ट में उसको आप मतलब देख सकते थे, लेकिन आई थॉट कि हसन का कमबैक बहुत स्ट्रांग जी। रहा, गिवन कि वो 2 साल बाद वापस खेल रहा था इंजरीज के बाद। तो आई थिंक ही डिजर्व द अवार्ड, एंड आई थिंक बिल्कुल सही दिए गए अवार्ड। अमरजिंग के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो रही है। कुछ लोगों का मानना यह है कि शाहनवाज धानी को होना चाहिए था रादर देन वसीम जूनियर। तो इस पे आप भी समझते हैं इस तनकीद को, ये जायज़ है या वसीम जूनियर डिजर्व करते थे? देखिए, वसीम जूनियर ऐसा है कि वसीम जूनियर क्योंकि ज्यादा खेल गया पाकिस्तान से, तो इस वजह से आई थिंक उसको ज्यादा उन्होंने मतलब इंपॉर्टेंस दी। बट ये शाहनवाज धानी वाज स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, लेकिन ऐसा नहीं है 19-20 आप कह सकते हैं इरफान, इट्स नॉट सच अ बिग डील कि आप कहें कि नहीं जी बहुत ज्यादती हुई किसी प्लेयर के साथ, या सरासर इसको लेना चाहिए था और इसको नहीं लिया। तो आई थिंक वसीम जूनियर ऑल्सो डिजर्व करता था, क्योंकि वो सिलेक्ट हुआ, पाकिस्तान से खेला और उससे फिर परफॉर्म भी किया अच्छा पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक दैट इज व्हाई ही वाज पिक्ड ओवर धानी। धानी अभी खेलेगा और ज्यादा खेलता जाएगा, तो इंशाल्लाह होपफुली ही विल परफॉर्म वेल एंड ही विल बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट अवार्ड्स। अच्छा वसीम भाई, आपको लगता नहीं है कि जो जैसे साहबजादा फरहान की आपने बात की कि डोमेस्टिक इनिंग्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हाईएस्ट रन गेटर था, डिस्पाइट ऑफ इट किसी पीएसएल में पिक नहीं किया, तो हमारी जो तमाम जो सिलेक्शन है उसका क्राइटेरिया जो बन गया है अनफॉर्चुनेटली, मैं तो कहूँगा 3-4 साल से, वो कायजम ट्रॉफी या ए क्लास क्रिकेट नहीं है, वो आपकी सिर्फ पीएसएल है। कोई भी लड़का शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर परफॉर्म करता है, चाहे वो हैदर अली की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, वो कामरान गुलाम जिसने लास्ट ईयर 37 साल का रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया था, अभी तक वो टीम में इस दफ़ा ना पिक तो कर लिया गया बट उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दूसरे लड़के एक सीज़न में परफॉर्म करते हैं, फ़ौरन टीम में आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि यही ऐसा फैक्टर है सबसे बड़ा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ कि ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया टोटल चेंज हो चुका है? बिल्कुल हुआ है। इन द लास्ट फ्यू इयर्स ये पीएसएल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर रखा गया है कि पीएसएल में, असल में मसला ये ना इरफान कि पीएसएल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वहां पर कोई अगर 1-2 मैच में भी अच्छा परफॉर्म करता है तो एकदम से लोगों की नजर में आता है। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया है। सोशल में प्लेयर्स को जो है बाकायदा फिर प्रमोट किया जाता है, पुश किया जाता है कि जी इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो। बात ये है कि देखिए, सिलेक्शन एक मेथड ऐसा है कि इट्स नॉट अबाउट, आई ऑलवेज से दिस, कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप मतलब स्टैट्स पे ही जाएं कि कितने उसने रन्स बनाए, कितने उसने विकेटें ली। आय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन में कि आपकी आय कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि जब आप एक प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये देखना है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में कैसे एडजस्ट करेगा, कितना लंबा खेल सकता है, उसका टेम्परामेंट क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट का टेम्परामेंट है या नहीं है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि हम बहुत ज्यादा T20 लीग्स पे जोर दे रहे हैं।
अच्छा, उस पे सोने पे सुहागा ये कि मतलब रमीज राजा ऐसा बंदा अब ये बातें कर रहा है कि जी मैं अंडर 19 की भी पीएसएल कराऊंगा। तो अब मुझे आप बताएं कि अगर आप अंडर 19 की पीएसएल कराने की सोच रहे हैं तो फिर आप कर क्या रहे हैं अपनी क्रिकेट के जी साथ? देखो, आई डोंट थिंक अंडर 19 क्रिकेट इज दैट लेवल ऑफ क्रिकेट के जहां पीएसएल के चक्करों में आप उनको डालें। जी वो एक डेवलपमेंट फेज है, वो एक फेज ऐसा है जहाँ लड़कों को 3 डे क्रिकेट ज्यादा चाहिए, 4 डे क्रिकेट ज्यादा चाहिए, उनको ग्रूम करना है आपने। जब वो अच्छे हो जाएंगे 1-2 साल में, आप उनको खिला दें पीएसएल में, कोई मसला नहीं है। जी लेकिन एक जूनियर पीएसएल करना, क्योंकि जी आपने एक प्रॉपर्टी बनानी है, तो इट मेक्स नो सेंस टू मी। आप अपने क्रिकेट का जो आपका टैलेंट है ग्रास रूट लेवल पे, आप उसको खराब करेंगे। और प्लस फिर एक चीज याद रखिएगा, हमेशा मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ कि आप एक बंदे को जब एक प्रोफेशनल एक स्पोर्ट्समैन जब ऊपर आता है, उभर के आता है, he should always be made to realize कि यार आपको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे लाइफ में, जो आपको पैसा मिलेगा, जो आपको शोहरत मिलेगी, वो आपको हार्ड वर्क से मिलती है। जी ये प्लेटर में नहीं देना चाहिए आपको। आप अगर अंडर 19 के लड़कों को पीएसएल में डालेंगे, पैसे देंगे, तो फिर उनके जहन में ही आ जाएगा कि हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल ठीक ठीक। है ना? और ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि आप अगर हमारे मतलब इवन नेशनल टीम सिलेक्शन देखें, तो कुछ प्लेयर्स को आपने विदाउट एनी मतलब कोई कैसे कहते हैं प्रॉपर परफॉर्मेंस वगैरह के आपने डायरेक्ट सेलेक्ट कर दिया उठा के नेशनल टीम में। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, वी आर कमिंग शॉर्टली। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। वहीद भाई से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा वहीद भाई, हमने जैसे पीएसएल की बात की, अब मैं थोड़ा सा बात पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से भी करना चाहूँगा। हमने देखा कि जिस तरह सरफराज का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊँ तो एक टीम उसने बिल्ड की और बड़ा अच्छा पाकिस्तान को अग्रेसिव क्रिकेट मिलना शुरू हुई। T20 में 2 साल नंबर 1 रहे और फिर हमने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी भी जीती। आल्दो के 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर हमारी मिक्स परफॉर्मेंस थी। आल्दो वेस्ट इंडीज़ की गेम निकाल दी जाए तो ओवरऑल हमने अच्छा खेला। खैर जो भी पुरानी रजीम थी, बोर्ड था, उसने सरफराज के फेवर में नहीं थे, हटा दिया गया। बाबर को कैप्टन लगाया गया। बाबर की परफॉर्मेंस ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि गेयर अप कर रहा है, वो सीख रहा है और प्रॉब्ली इस मैनेजमेंट ने उसको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, जो कि हमें नज़र भी आया वर्ल्ड कप के अंदर। अगर हम बात करें, पहले वो एक किस्म का डमी कैप्टन नज़र आता था, डिसीजन मेकिंग में उसको रिलक्टेंट नज़र आता था, जो कि अब ग्रेजुअली वो इम्प्रूव कर रहा है। लर्निंग कैप्टन ऑब्वियसली बॉर्न कैप्टन नहीं, वो पर्सनैलिटी वाइज, तो लर्निंग कैप्टन ग्रेजुअली सीखता है। तो आप एक तो उसकी कैप्टनसी को कैसे देखते हैं, और दूसरा ये बताइए कि अभी जिस तरह हफीज़ की रिटायरमेंट भी आ चुकी है, मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमें रमीज़ राजा का बड़ा क्लियर स्टांस पता है, शोएब मलिक भी आगे नहीं होंगे, तो एक पाकिस्तानी टीम को बिल्डअप होते हुए कैसे देखते हैं आप? देखिए इरफान, एक तो जहां तक बाबर की ताल्लुक है, बाबर को जो सबसे बड़ा एडवांटेज हासिल है वो ये है कि वो बहुत ही ऊपर पाए वाला बैट्समैन है, मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है वो। तो जब एज अ प्लेयर ही आप इतने पक्के हैं कि आपकी तीनों फॉर्मेट्स में जगह बन रही है, तो फिर कप्तानी करना आसान हो जाता है एक प्लेयर के लिए। तो आई थिंक बाबर को सबसे बड़ा एज यही हासिल हुआ है कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। ही इज लर्निंग विद टाइम, और उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि एज इज ऑन हिज साइड। दूसरा, उसको तो टीम भी जो मिली हुई है, खास करके व्हाइट बॉल में, वो ऐसी टीम है कि उसमें यंग प्लेयर्स ज्यादा हैं और सीनियर्स कम है, तो उसको इजी है कम्युनिकेट करना और हैंडल करना प्लेयर्स को। लेकिन दूसरी चीज जो मतलब पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं कि हफीज रिटायर हुआ, हफीज का रिटायरमेंट एक्सपेक्टेड था। आई डोंट थिंक शोएब मलिक भी अब सेलेक्ट होगा, और इट वाज अबाउट टाइम। इसलिए क्योंकि अब जो सिलसिला बना हुआ है कि इस साल एंड ऑफ दिस ईयर T20 वर्ल्ड कप हमने खेलना है, फिर अगले साल 50 का वर्ल्ड कप खेलना है, तो वी नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दोस प्लेयर्स जो कि इनको रिप्लेस करेंगे। अब प्लेयर्स कौन इनको रिप्लेस करते हैं, ये सिलेक्टर्स को देखना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास स्लॉट्स तो अवेलेबल है और प्लेयर्स भी अवेलेबल है, लेकिन किसको किस स्लॉट में आप मतलब फिट इन करते हैं, कैसे फिट इन करते हैं, ये सिलेक्टर्स का काम है और टीम मैनेजमेंट का काम है। लेकिन आई थिंक हफीज टुक अ वेरी गुड डिसीजन, और मैं उसकी तारीफ करूंगा इस सेंस में कि उसने जिस तरीके से उसने मतलब अनाउंस किया अपना कि जी अब मैं नहीं खेलूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट, इट वाज वेरी ग्रेसफुल। और क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत मतलब अजीब अजीब तरीके से लोग जाते हैं, जैसे वसीम अकरम और वकार जो थे 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, वो फेड अवे हो गए, मतलब कोई प्रॉपर रिटायरमेंट अनाउंस भी नहीं किया और वो चले गए। शायद तो अफरीदी सर कितना टाइम कहते रहे कि मुझे फेयरवेल मैच दे किया है, लेकिन आई थिंक टैलेंट है पाकिस्तान के पास, सिर्फ अब उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना वो देखनी है कैसे की जाती है। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने कहा कि शायद इतना टाइम कहते रहे कि मुझे फेयरवेल मैच दिया जाए, बोर्ड ने नहीं दिया। और इसके अलावा मेरा ख्याल है 20-25 नाम ऐसे हैं जो
फेयरवेल की या किसी ऐसा पीसीबी की तरफ देखते रहे कि हमें अच्छा इनाम मिलेगा, शायद जो कोई मैच मिलेगा या फेयरवेल दिया जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा बाद में कोचेस के ऊपर भी करना चाहूँगा। हमने देखा कि जैसे प्रीवियस रजीम गई, बोर्ड गया, तो वकार और मिसबा चले गए, सकलैन को अबूरी कोच के तौर पे ये प्राइज़ दिए गए और अच्छा उन्होंने टीम को लेके चले। टीम बड़े टाइम के बाद एक यूनिटी नज़र आई, मोराल थोड़ा सा अब नज़र आया, कैप्टन को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। बट एक चीज़ तो क्लियर है हमें, और आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि लग यही रहा है कि जो मेंटेलिटी है समहाउ वो फॉरेन कोच की है। बट एक उसमें स्ट्रेंज चीज़ जो मुझे देखने में मिली कि वो रमीज़ राजा ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कोच शायद आपका हर सीरीज़ वाइज डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या फॉरेन कोच होगा? दूसरा ये, क्या ऐसा पाकिस्तान जैसी सोसाइटी, क्योंकि हमारा कल्चर इंटायरली डिफरेंट है, हमारे नॉर्म्स डिफरेंट है, हर सीरीज़ में अगर नया कोच होगा तो क्या ये वर्दी डिसीजन हो सकता है? क्या ये नहीं लगता आपको कि ये क्लैशबैक करेगा बड़ा स्वेयर किस्म का, और लड़के किसी एक के साथ हार्मनी क्रिएट नहीं कर पाएंगे? देखिए, मेन चीज ये है यहाँ पे इरफान के, आई फील कि जो हमारा रियल टेस्ट अब जो आएगा ना इस टीम का, वो आएगा जब ऑस्ट्रेलिया आके खेलेगी यहाँ पर। टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि देखें, T20 में हम हमेशा अच्छे रहे, और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें यार एक टीम जो हल्की भी होती है ना, वो भी अपना कवर कर लेती है अपने आप को। तो मैं तो पर्सनली T20 में कभी भी मैं T20 को बैरोमीटर नहीं समझता एक टीम को मतलब जो है जांचने के लिए। आई थिंक ये जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी परफॉर्म, क्योंकि जैसे रमीज ने खुद कहा कि हमारा मतलब एम क्या है क्रिकेट बोर्ड का, ये इस टीम का एम क्या है। एक एम तो है क्लियर कि आपने वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है। एक आपका जो दूसरा मेन एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यू प्ले इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ये जो इस पर चल रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट, आई थिंक वी नीड टू बिल्ड अ टीम कि हम ये कह सके कि जब अगली दफा हम ऑस्ट्रेलिया टूर करेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतेंगे, या हम साउथ अफ्रीका जब अगली दफा टूर करेंगे तो हम साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतेंगे। जब आप ये करेंगे तो फिर आपका एक ब्रांड बनेगा, प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट का एक ब्रांड बनेगा कि हाँ जी, अब हमने जो है अचीव कर लिया जो अचीव करना था। आज इंडिया की टीम को जो इतना सराहा जाता है वो इसीलिए सराहा जा रहा है बिकॉज दे हैव बीन विनिंग ओवरसीज। तो आई थिंक ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए। और दूसरी चीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना यहाँ पर, वो ये है कि जो कोचेस की आप बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान टीम का कल्चर ऐसा है कि मैंने हमेशा ये चीज नोट की है कि जो कोच तैयार होगा बैकग्राउंड में रहने के लिए और कप्तान को आगे रखने के लिए, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। मिसबा क्योंकि खुद कप्तान रह चुके थे, मिसबा क्योंकि रिटायरमेंट को भी उनको लिए हुए 2 साल ही हुए थे, तो मिसबा वाज नॉट, आई डोंट थिंक ही वाज द राइट फिट इन द सेंस के मिसबा ने, इवन आई फील के जो सरफराज को हटाया गया उसके पीछे थ्योरी यही थी कि अगर सरफराज रहेगा तो सरफराज क्योंकि 3 साल से कप्तानी कर रहा था तो शायद मिसबा की इतनी नहीं चलती, सरफराज अपनी बोलता कि ये चीजें करो ये चीजें करो। तो आई थिंक दैट इज व्हाई ही वांटेड अ न्यू कैप्टन एंड ही ब्रॉट इन बाबर, के मिसबा अपने तरीके से टीम चलाना चाह रहा था। बट आई थिंक दैट्स रॉन्ग, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कोच वही चलता है जो बैकग्राउंड में रह के काम करते हैं। जैसे बॉब वुडमर था, जावेद मियांदाद 3 दफा कोच बने पाकिस्तान टीम के, लेकिन तीनों दफा वो बड़े मतलब जो है ना अच्छे सर्कमस्टेंसेस में वो टीम से बाहर हुए। उसकी वजह ये थी कि ही वाज नॉट रेडी टू टेक अ बैक सीट टू द प्लेयर। वो कहते थे कि यार मैं बड़ा हूं, प्लेयर्स मेरी सुने। तो हमारे कल्चर में ऐसा नहीं चलता। बॉब वुडमर इसलिए सक्सेसफुल क्योंकि वो बैक सीट लेता था। सकलैन has been successful because he has taken a backseat to बाबर। उसने बाबर को सारा पावर दिया हुआ है कि बाबर तुम करो। अब रही बात ये कोचेस के मतलब सीरीज टू सीरीज के, देखें मैथ्यू हेडन वर्नॉन फिलेंटर को लाया गया, आपने देखा उनकी बड़ी वीडियो रिलीज हुई जिसमें बड़ी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की और ये और वो। भाई जब टीम अच्छा करेगी तो तारीफ ही करनी है ना उस बंदे ने, मतलब जाहिर सी बात है वो ये तो नहीं कहेगा नहीं ये टीम बुरी है। लेकिन आई थिंक इट कैन वर्क इफ यू हैव समवन लाइक सकलैन परमानेंटली विद द टीम। तो फिर तो ये स्पेशलिस्ट कोचेस का आप सिलसिला कर सकते हैं कि हर सीरीज में आप चेंज करते रहे, लेकिन एक कोच तो आपका होना जरूरी है परमानेंट, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। वरना फिर तो कोई ऐसा एक नाम आपके ज़हन में आता है में आप कोच चेंज करें? सर कोई नाम ऐसा ज़हन में आपके आ रहा है? मेरी नज़र में तो मुझे लगता है कि शायद एंडी फ्लावर और गैरी कर्स्टन है, बट एंडी फ्लावर से तो मेरी अपनी पर्सनल बात हुई थी। ही सेड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो फैमिली और ये जो कोचेस छोटी शॉर्ट कोचेस में उसमें इंटरेस्टेड है। तो गैरी कर्स्टन आपको लगता है कि शायद हो सकता है, या कोई और नाम आपके माइंड में हो जो आपको लगता हो कि पाकिस्तान? गैरी ने तो कह दिया कि वो इंग्लैंड की कोचिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो इज गोइंग टू अप्लाई अगेन फॉर द इंग्लैंड कोचिंग। बाकी आई डोंट थिंक यहाँ पर एक वो पीटर मोर्स की बात चल रही थी लेकिन उसका भी नहीं हुआ। फिर एक वो पता नहीं मैं नाम भूल गया उस बंदे का, ऑस्ट्रेलियन एक है, कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, उसकी बात चल रही है कि शायद उसके लिए किया जाए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि इरफान
आई फील कि यहाँ पर अगर सकलैन को आप कन्विंस कर सकते हैं तो फिर सकलैन को रहना है टीम के साथ बिल्कुल ठीक। ऑन अ परमानेंट बेसिस एज एज हेड कोच और व्हाटएवर मैनेजर वगैरह जो भी है उसको रखें, क्योंकि आई थिंक ही इज फॉर्म्ड अ वेरी गुड केमिस्ट्री विद बाबर एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। तो जो कॉम्बिनेशन जो फॉर्मूला आपके लिए चल रहा है उसको आप ना छेड़ना, मतलब छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सकलैन नहीं अवेलेबल है, वो तैयार नहीं है लॉन्ग टर्म करने के लिए, तो आई वुड जस्ट से दिस मच कि आप ऐसा कोच लेके आए जो कि लो प्रोफाइल हो, जो कि बाबर को पूरी फ्रीडम दे कि वो डिसीजन मेकिंग करे। बिल्कुल ठीक है वहीद भाई, आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी थी, बट दिल तो चाह रहा था कि अभी बहुत क्वेश्चन किए जाएं, बट आपको पता है टाइम की किल्लत है, ज़्यादा बात कर नहीं सकेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा फिर किसी टाइम ज़रूर जहमत दूंगा, और जो टॉपिक रह गए थे जिन पे हम बात करना चाह रहे थे इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन कि आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू सुनी वही साहब की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।